हाँ जी, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हाल चाल है? तो अपन ने कल इस वीडियो का एक पार्ट देख लिया था और आज दूसरा पार्ट है। तो अपन प्रश्नों की ओर आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोटेशन के साथ। शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, बस धज्जियां उड़ा देंगे, कुछ समय की बात है, कुछ समय की बात है। चलिए, तो अपना आज का प्रश्न है, नसबंदी किसमें की जाती है? जो नसबंदी होती है वो किसमें की जाती है? देखो, नर के अंदर जो नसबंदी होती है उसे कहते हैं वासेक्टोमी। क्या कहते हैं? वासेक्टोमी कहते हैं। ठीक है। और मादा के अंदर जो नसबंदी की जाती है उसे क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो इसका आंसर होने वाला सी, दोनों में ए एवं बी, ए एवं बी दोनों के अंदर नसबंदी की जाती है। एक होती है पुरुष नसबंदी, एक होती है स्त्री नसबंदी। अगला है अनुवस अनुप्रस्थ द्विखंडन पाया जाता है। जो अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है, या यूग्लिना में पाया जाता है, या पैरामीशियम में पाया जाता है, या उपयुक्त सभी में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जो पेरीमीशियम है, कौन? पैरामीशियम भी एक कोशिकीय की जीव होता है, आपको पता है। और इसके अंदर कौन सी विधि पाई जाती है? अनुप्रस्थ विधि पाई जाती है। अनुप्रस्थ द्विखंडन अलैंगिक प्रजनन की वे विधि जिसमें जीव का शरीर अपनी अनुप्रस्थ दूरी या चौड़ाई के अनुदिश दो भागों में विभाजित हो जाता है। अनुप्रस्थ भाग से क्या हो जाता है? दो भागों में विभाजित हो जाता है, वो नए जीव का निर्माण कर लेता है। चलो आगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन पुष्पीय पौधों में फल में विकसित होता है? पुष्पीय पौधों में फल में विकसित होता है, कौन होता है? अंडाशय। अंडाशय से क्या बनता है? फल बनता है। और जो बीजांड है, बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है इसका। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्न में से मानव नर जनन तंत्र में ताप नियामक या ताप नियमन का कार्य करता है, कौन करता है? वो होता है वर्ण कोश, स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम। वर्ण हमारे कहाँ होते हैं? वर्ण कोश में। कहाँ होते हैं? वर्ण कोश के अंदर होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जीवाणु द्वारा उत्पन्न यौन संचरित रोग है? यौन संचरित रोग जीवाणु के द्वारा, किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। देखो, मस्सा यानी जिसे वार्ड्स कहते हैं, वार्ड्स, ये किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। जो गोनोरिया है, कौन है ये? गोनोरिया, इसका नाम गोनोरिया, गोनोरिया। और जो सिफिलिस है, कौन है? सिफिलिस। ये दोनों ही है जो किसके द्वारा फैलते हैं? जीवाणु के द्वारा फैलते हैं। किसके द्वारा फैलते हैं? जीवाणु। तो इसका आंसर होने वाला है दोनों, ए और बी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। चलो अगला प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रजनन प्रयोग किए थे, किस पर किए? बताओ। 70 डिग्री क्लो पादप पर किए क्या? नहीं जी। गुइना पिग पर किया क्या? नहीं। उद्यान मटर पादप पर, किस पर किया? उद्यान मटर पादप पर किया। चूहा पर किया? नहीं। उंदरे पर थोड़ी किया साला। अपने प्रजनन प्रयोगों में, अपने प्रजनन प्रयोगों में मेंडल ने विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। F1 पीडी में उन्होंने केवल एक लक्षण प्रेक्षित किया, उन्होंने इसे कहा, इसे क्या कहा? जो केवल एक ही लक्षण दिखे उसे क्या कहा? प्रभावी लक्षण। क्या कहा? प्रभावी लक्षण कहा। प्रभावी, जो प्रथम पीढ़ी में अपन को दिखता है उसे क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। आगे अगला, मटर के पौधों पर अपने प्रयोगों में मेंडल ने किस लक्षण का प्रयोग नहीं किया था? देखो, पुष्प की स्थिति इसे किया था, बीज का रंग इसे भी किया था, बीज की आकृति इसे भी किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला, फली की लंबाई, इस पर है। ठीक है, प्रयोग नहीं किया था इस लक्षण पर। अगला, किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? वो किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अगला, लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो लिंग गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं मानव में। किसमें पाए जाते हैं? लिंग गुणसूत्र अक्सर किसमें पाए जाते हैं? मानव के अंदर। किसमें पाए जाते हैं? मानव के अंदर पाए जाते हैं। मानव के अंदर भी किसमें? नर में।
किसमें, नर में, और मादा में क्या होता है, एक्स एक्स होते हैं, क्या होते हैं, एक्स एक्स। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भाई मनुष्य के युग्मनज, युग्मनज का मतलब होता है जाइगोट, क्या होता है, जाइगोट। आपको पता है नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या हो जाते हैं, संलयित, क्या हो जाते हैं, संलयित। तो एक द्विगुणित क्या बनाते हैं, संरचना, द्विगुणित क्या बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, युग्मनज या जाइगोट। तो क्या कैसी संरचना होती है, द्विगुणित। आगे अगला प्रश्न है, कह रहा है शुद्ध लंबे, शुद्ध लंबे, शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बोने मटर के पौधों में संकरण कराने पर शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना, शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना, ठीक है, शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना, शुद्ध लंबा शुद्ध बोना, ठीक है। तो ये F1 पीडी है, कैसी पीडी है, F1 पीडी, ये जनक पीडी होती है, ठीक है। संग्रहण कराने पर F2 पीडी में, कौन सी पीडी में, F2 पीडी में, ये तो F1 पीडी है, तो F2 पीडी में उत्पन्न शुद्ध लंबे, संकर लंबे तथा शुद्ध बोने पौधे का अनुपात क्या है। देखो F1 पीडी और F1 पीडी के पुनः संकरण करवाते हैं, यानी ये T और ये T, इनके बीच संकरण करवाते हैं, तो ये TT और ये प्राप्त होता है T छोटा t, देखो ये बड़ा टी छोटा टी, ये छोटे छोटे टी। देखो यहाँ पर एक तो ये शुद्ध लंबा है और एक शुद्ध बोना है, एक तो शुद्ध लंबा है, और देखो ये संकर, संकर लंबे कैसे, दो है, कितने हैं, दो, और शुद्ध बोना कितना है, एक है। तो 1:2:1, 1:2:1, ठीक है, 1:2:1 का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न, स्त्री के अंडाणु, स्त्री के अंडाणु का निषेचन, जो स्त्री है उसके अंडाणु का निषेचन 22 + y, 22 + y गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है। तो संतति की गुणसूत्र संरचना क्या होगी, जो संतति है उसकी गुणसूत्र संरचना क्या हो जाएगी भाई, जो स्त्री है, स्त्री के कौन से किससे करवाएंगे, 22 + x से करवाएंगे, तो क्या हो जाएगी भाई, 44 + x y हो जाएगी, 44 + x y। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, हेलो हेलो डियर। आगे पुरुष, पुरुष का लिंग गुणसूत्र होता है, पुरुष का लिंग गुणसूत्र क्या होता है, एक्स वाई, और मादा का क्या होता है, एक्स एक्स, ठीक है। पुरुष का लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है, शुद्ध गोल बीजों को प्रकट कौन करता है, ऑप्शन नंबर डी बड़ा आर आर, ठीक है। ये किसको करता है, शुद्ध बोने को, किसको करता है, शुद्ध बोने को। ये किसको करता है, शुद्ध लंबे को, शुद्ध लंबे को। ये किसको करता है, संकर लंबे को, किसको करता है, संकर लंबे को। बात समझ में आ गई क्या। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय होता है कायिक जनन में, अलैंगिक जनन में या लैंगिक जनन में, किसमें होता है, लैंगिक जनन के अंदर आनुवांशिक पदार्थ का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे, एक शुद्ध लंबे पौधे यानी टीटी का संग्रहण बोने पौधे टीटी से करवाया जाता है। तो अब 2PD में शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बोनों का अनुपात, शुद्ध लंबा और शुद्ध बोनों का अनुपात क्या होता है, 1:1 होता है। अभी अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले, कितना होता है, 1:1, 1:1 होता है। बात समझ में आ गई क्या। चलो आगे अगला देखो, यहां पर देख सकते हो आप, आनुवंशिकी को परिभाषित कीजिए। आनुवंशिकी, आनुवंशिकता कर लेना भाई, आनुवंशिकता कर लेना, क्या करना है इसको, आनुवंशिकता। चलो आनुवंशिकी सही है ना, सही 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 है गाइस, है ना। आनुवंशिकी किसे कहते हैं,
जीव विज्ञान की वे शाखा जिसके अंदर वंशागति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, वंशागति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। एक होता है आनुवंशिकता, एक होता है आनुवंशिकता, जिसके अंदर लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। ठीक है, अगला, दो उदाहरण दीजिए जिनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय कारकों से नियंत्रित होता है। जिसके अंदर दो उदाहरण देना है जिसका लिंग निर्धारण पर्यावरण कारक, जैसे स्तनधारी वो जो होते हैं कौन? रेप्टाइल्स, सरीसृप, एक तो कछुआ एक छिपकली। बात समझ में आ गई? ये अगला, निम्नलिखित कौन से लिंग गुणसूत्र विषम रूपी होते हैं? नर में होते हैं XY गुणसूत्र, नर में कौन से होते हैं? XY गुणसूत्र, ये विषम रूपी होते हैं, जबकि मादा के अंदर समरूपी होते हैं। ठीक है, समरूपी। आगे लिंग गुणसूत्र क्या कहते हैं? गुणसूत्रों का ऐसा जोड़ा जो क्या करता है? लिंग निर्धारण, उसी क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। मेंडल के द्विसंकरण क्रॉस में दर्शिया प्रारूप यानी बाह्य लक्षण का अनुपात क्या है? 9:3:1। ठीक है, अगला, वंशानुगत लक्षण क्या होते हैं? लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वंशानुगत लक्षण। किस पौधे पर मेंडल ने अपने आनुवांशिकता संबंधी प्रयोग किए थे? उद्यान मटर, पायसम, सेटाइम पर। चलो अगला, मानव द्विगुणित कोशिका तथा युग्मनज युग्मक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? प्रत्येक द्विगुणित कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक द्विगुणित कोशिका में कितने होते हैं? 46। और प्रत्येक युग्मक में कितने होते हैं? 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, आगे, जीन्स कहाँ स्थित होते हैं? और जीन कहाँ होते हैं? गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। ठीक है, जीन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? रासायनिक रूप से जीन्स न्यूक्लियोटाइड के विशिष्ट अनुक्रम वाले खंड होते हैं। आगे, केरा लिंग गुणसूत्र तथा कायिक गुणसूत्र पदों को समझाइए। लिंग गुणसूत्र, प्रत्येक द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों का विशिष्ट युग्म है जो जीवधारी में लिंग का निर्धारण करता है, क्या कहलाता है? लिंग गुणसूत्र। बाकी जो भी अन्य लक्षण है, जो अन्य समस्त गुणसूत्र जो कायिक लक्षणों को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कायिक गुणसूत्र। आगे, मेंडल ने उद्यान मटर के पौधों में 7 विपर्यासी लक्षण नोट किए, इनमें से किन्हीं दो के नाम लिखिए। जैसे पौधे की लंबाई, एक तो लंबा और बोना, एक बीजों की आकृति, गोल बीज और झुर्रीदार, दो लक्षण लिखना है। आगे, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर का चयन क्यों किया? क्योंकि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर का चयन इसलिए किया क्योंकि एक तो वो कहता कैसा होता है, उसके अंदर स्वयं परागण होता है। कैसा होता है? स्वयं परागण। वो उभयलिंगी पादप होता है, उभयलिंगी पादप होता है, और उनके अंदर कम समय के अंदर अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं इस कारण, और अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है कम समय के अंदर, इसलिए चयन किया। ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिख सकते हो आप। अगला, अरे भाई साहब हेलो, अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। देखो न्यूनतम किसमें होता है? न्यूनतम। अधिकतम तो आपको पता है निर्वात में होता है। न्यूनतम देखो जल, एक होता है वायु, जल का अपर्तनांक कितना होता है? 1.33। अब वायु का अपर्तनांक कितना होता है? 1.0003। आगे, कांच का अपर्तनांक कितना होता है? 1.5352, ये 52। ये देखो, जिसका अपर्तनांक सर्वाधिक होता है, जिसका अपर्तनांक सर्वाधिक होता है उसके अंदर प्रकाश का वेग क्या होता है? न्यूनतम। क्या होता है? न्यूनतम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला कह रहा है वही साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर बराबर एन को मतलब होता है अपवर्तनांक किस नियम से जाना जाता है? वो जाना जाता है स्नेल के नियम से। किसके? स्नेल के नियम से। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का क्या रहता है? मान नियत रहता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। अगला प्रश्न, टॉर्च, सर्चलाइट और वाहनों के अग्रदीपों में बल्ब लगाए जाते हैं। कहाँ लगाए जाते हैं? परावर्तक के फोकस बिंदु के बहुत निकट लगाए जाते हैं, बहुत निकट लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कह रहा है अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। कैसा बनता है? देखो,
अवतल दर्पण है। दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है, जिसका अंदर दसा हुआ भाग, और ये बिंदु P है, ये C है, सॉरी ये F है, और ये C है, ये इनफाइनाइट है। आभासी तथा सीधा बनता है। कैसा बनता है? आभासी सीधा बनता है और बड़ा बनता है। तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? देखो, एक ही स्थिति, अवतल दर्पण के अंदर एक ही स्थिति है जहां पर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? आभासी सीधा। वो कहां पर? F तथा P के बीच। कहां पर? F तथा P के बीच। F तथा P के फोकस तथा दूरों के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलो आगे अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को अवतल दर्पण और फोकस के बीच, अवतल दर्पण और फोकस के बीच है जी, किसी वस्तु को अवतल दर्पण और फोकस के बीच, अवतल दर्पण और फोकस के बीच, वाह बेटे, किसी वस्तु को वक्रता केंद्र, यहां पर लिखते हैं, कहां पर? यहां पर लिखते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, कहां पर? वक्रता केंद्र तथा अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण, ये बिंदु क्या है? P, और ये F, और ये क्या है? C। तो कह रहा है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यहां पर रखे, तो भाई यहां पर रखें तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? कहां बनेगा? यहां पर अनंत तथा, भाई ये प्रकाश की मुख्य अक्ष समांतर है तो फोकस होकर जाएगी, और ये मुख्य अक्ष से समान, ये बिंदु P पर आपतित तो जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से निर्गत हो जाती है, और ये प्रतिबिंब यहाँ पर बना देना अनंत व C के बीच, अनंत व C के बीच, अनंत व C के बीच। यहाँ पर एक ऑप्शन और कर लेना, अनंत व C के बीच, अनंत व C के बीच बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत व C के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला, अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कोई भी गोलीय दर्पण है जिससे प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है, जबकि आप कितनी भी दूरी कितनी भी दूर खड़े हो, दर्पण कैसा होगा? देखो हमेशा सीधा बनता है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है, ठीक है, जबकि आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो, ठीक है, बताओ, गोलीय दर्पण द्वारा समतल या उत्तल, समतल या उत्तल, ठीक है। अगला प्रश्न, आगे समतल दर्पण से परावर्तित होकर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? कौन सा प्रतिबिंब बनता है समतल से? समतल से कैसा बनता है? आभासी। कैसा होता है? आभासी सीधा। और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे होता है? आभासी सीधा होता है। आगे अगला कह रहा है, कोई किरण है पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है। कैसी होती है? लंबवत, एकदम 90 डिग्री कोण पर। तब अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। अगला अगला प्रश्न कह रहा है कि भाई चित्र में कोण x का मान क्या होगा? कोण x का मान क्या होगा भाई? आपको पता है कोण I बराबर क्या होता है? कोण R। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर। यदि ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलो जी आगे अगला प्रश्न है, कह रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु पर मानव नेत्र फोकस कर सकता है। इसका कारण क्या है? समंजन क्षमता। क्या होता है? समंजन क्षमता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। कहां पर? मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाता है? रेटिना पर या दृष्टि पटल पर? रेटिना पर या दृष्टि पटल पर? चलिए अगला प्रश्न, सामान्य दृष्टि के साथ वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25। और अधिकतम दूरी कितनी होती है? अनंत। कितनी होती है? अनंत। अगला अगला प्रश्न कह रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण होता है पक्षमापी पेशियों की क्रिया। पक्षमापी पेशियों की क्रिया के कारण नेत्र लेंस परिवर्तित होता है।
आगे अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर के बराबर होता है, लगभग 2.3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न कह रहा है, एक नेत्र का क्षैतिज जो हमारी नेत्र होती है, तेरी आंखें झुकी झुकी तेरा चेहरा खिला खिला बड़ी किस्मत वाली है तू, कितना होता है भाई क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र? 180 डिग्री। कितनी? 180 डिग्री। कोई व्यक्ति की एक आंख मिचले तब दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? 150 डिग्री, 150 डिग्री। अगला, नेत्रदान मृत्यु के कितने घंटे के भीतर हो जाना चाहिए? 4 से 6 घंटे के भीतर। कितने? 4 से 6 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रिज्म के अवयवी वर्णों के स्पेक्ट्रम हेतु परिवर्णी शब्द क्या है? वीप गयोर। क्या होता है? वीप गयोर। ऑप्शन नंबर बी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बेगजानी हपी नाला। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रकाश सबसे कम कोण पर झुकता है? कौन सा भाई? लाल है जो सबसे कम कोण पर झुकता है। येलो, ये प्रकाश श्वेत प्रकाश जाता है, तो ये 7 रंगों की पट्टी का वीप गयोर। सबसे कम कोण पर कौन झुकेगा भाई? रेड, लाल है ना। सबसे अधिक पर वॉयलेट, बैंगनी। आगे, परितारिका किसके पीछे होता है? परितारिका है जो किसके पीछे होता है? वो होता है कोर्निया के पीछे। किसके होता है? कोर्निया के पीछे। आगे देखो, दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है क्योंकि उस समय प्रकाश के सभी वर्ण क्या हो जाते हैं? परिकीर्णित हो जाते हैं। इस कारण कैसा दिखाई देता है? श्वेत। ओ आगे, जब नेत्र में प्रकाश किरणें प्रवेश करती है तब अधिक प्रकाश किससे अवर्तित होता है? बताओ। कोर्निया के बाहरी तल से। कोर्निया के बाहरी तल से अवर्तित हो जाता है। आगे, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। दूर बिंदु कहां पर होता है? दूर बिंदु अनंत पर। कहां? अनंत पर होता है, अनंत पर। आगे, स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु स्थित होता है। निकट बिंदु कटे 25 सेंटीमीटर। आगे, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र के अंदर उपस्थित लेंस कौन सा होता है भाई? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। आगे, अगला प्रश्न है, प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? 7 रंगों की जो पट्टिका होती है उसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। और 7 रंगों के अंदर प्रकाश का बंटना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। ठीक है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस है। निकट दृष्टि दोष, निकट अवतल। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल। अरे माणा रे मणि भजन वाली डोरी। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस दूरदृष्टि उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष का कारण है। निकट दृष्टि दोष किस कारण होता है भाई? बताओ। निकट फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम। फोकस दूरी कम तो वक्रता क्या हो जाती है? अधिक। वक्रता अधिक का मतलब क्या होता है? हाँ, नेत्र गोलक का बढ़ना या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में अनियमित परिवर्तन। बताओ। नेत्र गोलक का बढ़ जाना। नेत्र गोलक का बढ़ जाना। अगला, तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारे किस कारण टिमटिमाते हैं भाई? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। पेंसिल मुड़ी हुई किस कारण दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका टलेट आंट्रोल होने वाला है। आगे, आकाश के नीले रंग का कारण है। आकाश नीला रंग का किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण है। आगे आगे बैंड बाजा। परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती है। जो परितारिका है, परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती है। क्या करती है? प्रकाश नाड़ियों को, नहीं जी। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को, नहीं जी। पुतली के आकार को, यस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला, विद्युत धारा का असाई मात्रक क्या है? जो विद्युत धारा है उसका असाई मात्रक क्या होता है गाइस? विद्युत धारा का असाई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर।
वोल्ट किसका मात्रक होता है? विद्युत विभव का। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। एम्पियर कूलाम किसका होता है? विद्युत आवेश का। आगे अगला प्रश्न है, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। फ्यूज को श्रेणी क्रम में। चलो अगला प्रश्न है भाई, चलो रे चलो, प्रतिरोधकता का असाई मात्रक क्या होता है? जो प्रतिरोधकता है उसका असाई मात्रक क्या होता है? ओम गुणा मीटर। क्या होता है? ओम गुणा मीटर। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का असाई मात्रक। अरे 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 अरे, ओम के नियम के अनुसार चालक से प्रवाहित धारा किसके अनुक्रमानुपाती होती है? जो ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, ताप, दाब, क्षेत्रफल नियत रहे तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो पेलोड पार्ट क्या लग जाएगा? आर। इसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो किसके समानुपाती होता है? धारा विभवांतर के। किसके? विभवांतर के। आगे विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव का सूत्र क्या है? V बराबर क्या होता है? W बट्टा Q। V बराबर W बट्टा Q। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। V बराबर W बट्टा Q। और पवी किसका सूत्र रहता है? ये शक्ति। और ये किसका होता है? धारा का। ये किसका होता है? प्रतिरोध का। चलो जी आगे अगला प्रश्न है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या है? तो श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र ये होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और ये किसका होता है? समांतर क्रम का। ठीक है, आगे 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 चालक तार का प्रतिरोध किस कारकों के अनुक्रमानुपाती होता है? अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती। देखो चालक तार का प्रतिरोध किस कारक के अनुक्रमानुपाती होता है? बताओ। लंबाई के अनुपात, काट का क्षेत्रफल के, इनमें से सभी। तो किसके होता है? लंबाई के। किसके समानुपाती होता है प्रतिरोध? लंबाई के समानुपाती होता है। बात समझ में आ गई कि? चलो अगला प्रश्न, ऊर्जा का वाणिज्य इकाई क्या है? वाणिज्यिक इकाई यानी व्यापारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट। ये कितना किसका होता है? ऊर्जा का। किसका होता है? ऊर्जा का। ये किसका होता है? किसका? शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। ऐसा शक्ति, ये भी शक्ति का ही होता है। ठीक है, बड़ा मात्रक होता है ये। आगे आगे शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वो होता है वाट। क्या होता है? वाट। ठीक है, ये किसका होता है? ये तो वाणिज्यिक मात्रक है ही है ऊर्जा का। चलो जी अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि किसी चालक तार में धारा I एम्पियर में है, प्रतिरोध R ओम में है और समय t सेकंड में है, तो जूल, तो उत्पन्न उष्मा H किसमें होगी? उत्पन्न उष्मा किसमें होगी? जूल में होगी। किसमें होगी भाई? जूल में होगी। जूल में होगी। आगे अगला प्रश्न कह रहा है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कौन सी सुरक्षा युक्तियां कार्य करती है? वो करती है विद्युत फ्यूज करती है। क्या करती है? विद्युत फ्यूज। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई, नेक्स्ट प्रश्न, धुआंधार प्रश्न आपके बीच, फोटो मेरी खींच। एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? 746 वोट के बराबर होता है। आगे किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? वो होता है विद्युत ऊर्जा का। किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का। अगला अगला कह रहा है, ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति वाई को पहचानिए। युक्ति वाई है जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर किस क्रम में जोड़ा गया है? युक्ति वाई को किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। जो क्या है यहाँ पर देखो, ये कुंजी दिख रही है आपको। क्या है? कुंजी दिख रही है। और ये क्या है? वोल्ट मीटर है। क्या है? वोल्ट मीटर है। और ये क्या है? एमीटर है। क्या है? एमीटर है। एमीटर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न कह रहा है ओम के नियम से संबंधित दिए गए परिपथ में एक्स व वाई का मान लिखिए। एक्स और वाई का मान लिखना है। ये एक्स तो क्या होता है? एमीटर। क्या होता है? एमीटर। वाई क्या होता है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। चलो जी अगला प्रश्न कह रहा है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है?
वो क्या होता है जी, ओम। क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। वाट किसका होता है, शक्ति का। ओम गुणा मीटर किसका होता है, प्रतिरोधकता। एम्पियर का, एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का। आगे, बल्ब में गैस बढ़ने से उसके तंतु की आयु पर क्या प्रभाव पड़ता है, आयु बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, वृद्धि होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है। देखो, V समानुपाती I, ये तो ओम का नियम का संबंध है, बात एकदम 100% की है। V बराबर IR, ये भी 100% की है। ये भी क्या है, 100% की बात है, 100% की बात है, 100% की बात है। और ये यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ये यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये भी है, कौन सा संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर बी संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी संबंध नहीं है, यहाँ पर आ लिखो तो भी ये संबंध नहीं होता है। आगे, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। जब लघुपतन होता है उस समय प्रतिरोध कम हो जाता है, धारा का मान कुछ होता है। ठीक है, चलो जी, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस हस्त अंगुष्ठ नियम से जानी जा सकती है। बताओ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से। कौन से नियम से, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से जानी जा सकती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, विद्युत धारावाही तार किसकी तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह करता है, चुंबक की तरह। किसकी तरह, चुंबक की तरह। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में प्रश्न दिया था आपको भाई, स्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं। वो किससे बनाए जाते हैं, इस्पात के। किसके होते हैं, इस्पात के बनाए जाते हैं, इस्पात के बनाए जाते हैं। आगे, सामान्यतः विद्युत में तार प्रयोग करना चाहिए कैसे रंग के, काले रंग के, हरे रंग के, लाल रंग के, या किसी भी रंग के। कैसे, लाल रंग के। और काले रंग के उदासीन तार। कौन से, उदासीन तार। और हरे रंग के भू संपर्क तार। कैसे, भू संपर्क तार। बात समझ में आ गई क्या ये। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। फ्यूज, फ्यूज के तार का गलनांक क्या होना चाहिए, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम। आगे, अगला प्रश्न है, कह रहा है, उच्च शक्ति के विद्युत संयंत्रों के बाहरी आवरण को घरेलू परिपथ की भू तार से जोड़ना क्या कहलाता है, भू संपर्कित। क्या कहलाता है, भू संपर्कित कहलाता है। आगे, अगला प्रश्न कह रहा है, समान चुंबकीय ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। समान ध्रुव क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, जबकि अलग अलग ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, बंद वक्र, खुला वक्र, या सरल वक्र। क्या होती है, बंद वक्र। कैसा होती है, बंद वक्र के रूप में चुंबकीय रेखाएं होती है। आगे, कह रहा निम्न में से कौन एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। वो होता है जल जीवशाला एक्वेरियम। क्या, एक्वेरियम है जो एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न कह रहा है, एक पारितंत्र के जैविक अवयव में सम्मिलित है। जैविक अवयव में सम्मिलित है, उत्पादक बिल्कुल सम्मिलित है, उपभोक्ता सम्मिलित है, अपघटक भी सम्मिलित है। ये सभी है जो जैविक अवयव में क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। सभी कैसे हैं, जैविक घटक हैं। आगे, अगला वर्णन है, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है, एक दिशीय होता है। कैसा होता है जी, एक दिशीय प्रवाह होता है, एक दिशीय प्रवाह होता है। आगे, अगला कह रहा है, घास के मैदान पारितंत्र को शाकाहारी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शाकाहारी बनाते हैं। ठीक है, वो किस पोषक स्तर में आते हैं भाई, बताओ बताओ रे, शाकाहारी किस पोषक स्तर में आते हैं, द्वितीयक पोषक स्तर में। किस में आते हैं, द्वितीयक पोषक स्तर में आते हैं, द्वितीयक पोषक स्तर में आते हैं। चलो जी, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मानव निर्मित पारितंत्र है। मानव के द्वारा निर्मित पारितंत्र है। बांध किसके द्वारा बनाया जाता है, मानव के द्वारा। जल जीवशाला किसके बनाई जाती है, मानव के। संग्राहक पानी इकट्ठा करने के टैंक वगैरह किससे बनाए जाते हैं, मानव के। उपयोग सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे, निम्न में से किस समूह में केवल जीव न्यूनीकरण है। देखो यहाँ पर चमड़ा है जो थोड़ा दोहरा अपघटित होता है ना। आगे, प्लास्टिक ये भी नहीं है।
आगे फलों के छिलके, केक और नींबू का रस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके अंदर लोहा थोड़ा दोहरा अपघटित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला है निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है? हमेशा सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। कौन सा पिरामिड? ऊर्जा का पिरामिड। कैसा? सीधा होता है हमेशा। ठीक है, अगला कह रहा है मुख्य ओजोन अपक्षयकारी है। ओजोन अपक्षयकारी कौन है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलो जी, निम्न में से कौन द्विक उपभोक्ता कहलाते हैं? वो कौन से होते हैं भाई? सर्वहारी होते हैं। वो किस में आ सकते हैं? किस में आ सकते हैं? द्वितीय उपभोक्ता के अंदर शामिल हो सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? उत्पादक। कौन होते हैं? उत्पादक होते हैं। वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। आगे आगे एक आहार श्रृंखला में तीसरे स्तर पर हमेशा कौन होता है? तीसरे स्तर पर कौन होता है? क्या मांसाहारी होता है, शाकाहारी प्राणी होता है, अपघटक होता है या उत्पादक होता है? कौन होता है तीसरे स्तर पर? कौन होता है? मांसाहारी होता है। कौन होता है जी? मांसाहारी। प्राथमिक पर कौन होता है? देखो, प्राथमिक पर कौन होता है? उत्पादक। द्वितीयक पर कौन होता है? कौन होता है? कौन होता है? शाकाहारी। कौन होता है? शाकाहारी। तृतीयक में कौन होता है? मांसाहारी। आगे अगला प्रश्न है, एक पारितंत्र निम्नलिखित में से कौन शामिल है? पारितंत्र के अंदर सभी जीवधारी, निर्जीव प्राणी, जीवधारी तथा निर्जीव दोनों ही शामिल होते हैं पारितंत्र के, जैव घटक और अजैव घटक। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है एपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है प्रति अम्ल या एंटासिड का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे बेकिंग सोडा। अगला, कोई विलियन लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला। कैसा कर देता है? लाल को नीला कर देता है। इसका संभवतः पीच मान क्या होता है? देखो, लाल को नीला कर देता है छालानी। छालानी यानी क्षार लाल को क्या कर देता है? नीला। देखो, कोई विलियन लाल को क्या कर देता है? नीला। यानी पीएच कैसी होती है? 7 से अधिक। तो 7 से अधिक इसकी है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आगे, क्षारक लाल लिटमस को किस रंग में बदल देते हैं? क्षार है जो लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है इसका? सी करेक्ट आंसर होने वाला नीले में। ठीक है, चलो जी, अगला प्रश्न है, कह रहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो विरंजक चूर्ण है इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ये किसका है भाई? पीओपी का। किसका है? पीओपी का। ये किसका है? दावन सोडा का। दावन सोडा का है। ये किसका है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का। चलो, समझ आ गई बात। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म किया जाता है? 373 केल्विन ताप पर। जैसे ये CSO4.2H2 है, इसको क्या करेंगे? 373 पर गर्म करेंगे तो ये CSO4.2 बनेगा, जिसका क्या कहते हैं? पीओपी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीओपी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसके मध्य होती है? जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है वो एक तो परबल अम्ल होता है, एक परबल क्षार होता है। दोनों के बीच जब अभिक्रिया होती है तो उदासीन लवण बनता है। तो अम्ल और क्षारक के मध्य। किसके मध्य? अम्ल और क्षारक के मध्य होती है। अम्ल और क्षारक के मध्य। चल चल अगली अभिक्रिया देखो। अब अगला प्रश्न, अगला है, यदि किसी विलेन का पीएच मान 7 से कम है तो विलेन की प्रकृति कैसी होती है? देखो, पीएच स्केल के अंदर वैल्यू होती है 0 से लगाकर 14। 7 पर होता है उदासीन। जब 7 से कम हो तो विलेन कैसा होगा? अम्लीय। ये 7 से ज्यादा हो तो विलेन कैसा होगा? क्षारीय। कैसा होगा? क्षारीय। तो विलेन कैसा होगा भाई? अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय। आगे आगे अनिल देख, अहो टमाटर बड़े मजेदार। टमाटर के रस का अनुमानित पीएच मान क्या होता है? 4 से 4.4। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। अगला देखो,
अब प्रश्न मजेदार आएंगे। प्राकृतिक सूचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हल्दी, लिटमस, गोभी के पत्ते, उपरोक्त सभी। क्या आएंगे? उपरोक्त सभी। लाल पत्ता गोभी का प्रयोग किया जाता है, लिटमस का भी प्रयोग है, हल्दी का पेटूनिया, जेरानियम, हाइड्रेजिया। आगे संश्लेषी सूचक सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से हैं? मेथिल, ऑरेंज और फिनोलेफ्थलीन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ना 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 चम्मा चम्मा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा? एसिटिक। कौन सा? एसिटिक। लैक्टिक अम्ल दूध या दही में, टार्ट्रिक, इमली में सिट्रिक, नींबू, संतरा। आगे खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में। अगला प्रश्न देखो भाई, प्रश्न कह रहा है अयस्क में उपस्थित अवांछित पदार्थ क्या कहलाते हैं? अवांछित पदार्थ क्या कहलाते हैं? गैंग। क्या कहलाते हैं? गैंग कहलाते हैं, गैंग कहलाते हैं, गैंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऐसी कौन सी धातु है तो सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? वो होती है मलकली। कौन होती है? मरकरी। अगला प्रश्न कह रहा है एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का अनुपात क्या होता है? बताओ। HCl का 3:1। 3:1 होता है। अगला प्रश्न देखो, वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों के व्यवहार दर्शाते हैं क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। आगे अगला है अयस्क से गैंग का निष्कासन क्या कहलाता है? अयस्क से गैंग का निष्कासन क्या कहलाता है? अयस्क का समर्दीकरण। अयस्क का समर्दीकरण। अगला प्रश्न देखो, कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा या वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर, गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन क्या कहलाता है? बताओ। निस्तापन, भर्जन, गलन या निक्षालन? निस्तापन। क्या कहलाता है? निस्तापन। अगला प्रश्न कि भाई सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, ये प्रक्रम क्या कहलाता है? भर्जन। क्या कहलाता है? भर्जन। चलो चलो रे ढले होले होले। वे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है कह रहा है COOH किस क्रियात्मक समूह का संकेत है? बताओ। किसका होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है। कीटोनिक का क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। ठीक है। और एल्डिहाइड का CHO। ठीक है। एल्कोहल का OH। चलो जी चलो, चलो जी चलो। अगले कार्बन की संयोजकता कितनी होती है रे? 4। कितनी होती है? 4। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। संयोजी कोष में इतने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। आगे एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का CnH2n+2। ये एल्केन का क्या होता है? सामान्य सूत्र। ठीक है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का CnH2n। और एल्काइन का होता है CnH2n-2। आगे देखो भाई, अगला प्रश्न है कह रहा है मनुष्य के मादा जनन तंत्र में निषेचन कहाँ होता है? निषेचन वो क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, अंडवाहिनी के अंदर। अगला प्रश्न अगला कह रहे हैं कॉपर टी का उपयोग किस लिए किया जाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, हट तेरी तो, गर्भ धारण से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है इसका। कह रहा है डीएनए प्रतिकृतिकरण क्यों आवश्यक है? केवल ऊर्जा के लिए? नहीं जी। चल, विभिन्नताएं उत्पन्न करने और प्रजाति के अस्तित्व के लिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखो, पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? बताओ। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है। जो यहाँ पर ये वर्तिकाग्र होता है, ये क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र होता है। ये परागकोश होते हैं, यहाँ से ये परागण यहाँ आएंगे, ये क्या कहलाता है? परागण कहलाता है।
जब उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आते तो उसे क्या कहते हैं? स्वे परागण। जब पराग कण है जो किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पर परागण। चलो अगला प्रश्न है हाइड्रा में जनन की विधि कौन सी है? हाइड्रा में मुकुलन। चलो अगला है पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? नर जनन अंग। पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? पुंकेसर। और मादा जनन अंग क्या होता है? स्त्री केसर। देखो आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है, बताओ कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? वो है इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। आगे देखो कह रहा है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की नेफ्रॉन होती क्या? नहीं, ये किसकी होती है? उत्सर्जन तंत्र की। किसकी? उत्सर्जन तंत्र की। न्यूरॉन, बिल्कुल ये होती है, यही होती है ना। आगे हाँ तो देखो देखो इसका तंत्रिका कोशिका के मुख्य 3 भाग कौन से होते हैं? जो तंत्रिका कोशिका का है डेंड्रोन्स तथा तंत्रिकाक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा भाग मेरुरज्जु के रूप में आगे बढ़ता है? वो होता है मेडुला। कौन होता है? मेडुला भाग होता है जो आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न है उद्दीपन के प्रति एक तीव्र स्वचालित अनुक्रिया को क्या कहते हैं? यानी किसी भी उद्दीपन के प्रति जो भी अचानक क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि गुरुत्व के प्रति पादप अनुक्रिया क्या गुरुत्व के प्रति पादप अनुक्रिया गुरुत्व अनुवर्तन कहलाती है। अगला प्रश्न पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए कौन प्रेरित करता है? वो करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस, जिसे सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं या मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहां बनते हैं? वो बनते हैं मेरुरज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बनते हैं। अगला प्रश्न रक्त में शर्करा के स्तर का नियमन कौन सा हार्मोन करता है? वो करता है इंसुलिन। जो यहाँ पर एक जो हार्मोन होता है ग्लूकेगोन हार्मोन, ये रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। और ये क्या करता है? कम करता है। अगला प्रश्न पौधों में पत्तों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? वो होता है एब्सिसिक अम्ल, जिसे वर्धित संदर्भक हार्मोन भी कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? किस अंतःस्रावी ग्रंथि? वो होता है अग्नाशय ग्रंथि द्वारा। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन, पीयूष ग्रंथि द्वारा वर्दी हार्मोन और थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। चलिए अगला प्रश्न है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किन अंगों से मिलकर बनता है? जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है एक बनता है मस्तिष्क और एक होता है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। अगला प्रश्न देखो ये प्रश्न है लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायप्टर। क्या होता है? डायप्टर। P बराबर होता है 1/f। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की शक्ति या क्षमता। अगला उस लेंस को क्या कहते हैं जो प्रकाश किरणों को अभिसारित कर देता है? देखो ये जो एक उत्तल लेंस होता है ये प्रकाश किरणों को एक जगह क्या कर देता है? अभिसारित कर देता है, फोकसित कर देता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम। देखो विरल से जब सघन में प्रवेश करती है, कहां से? विरल से सघन में प्रवेश करती है तो ये सीधी जाने के बजाय अभिलंब की ओर क्या कर जाती है भाई? झुक जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, उसकी फोकस दूरी की क्या होती है? जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है भाई? दुगुनी होती है। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। अगला प्रश्न कह रहा है दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र क्या होता है भाई? दर्पण सूत्र देखो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एक होता है लेंस सूत्र।
लेंस उत्तर होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये होता है लेंस समीकरण। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है स्नेल का नियम लिखिए। क्या लिखना है? स्नेल का नियम। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, या इसे अपवर्तनांक भी कहते हैं, आपको पता है ये अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम होता है, देखो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ को अंगूठों, एक तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाए, तीनों एक दूसरे के क्या रहे? लंबवत। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को, और ये तर्जनी किसको बताती है? चुंबकीय क्षेत्र को, और ये मध्यमा किसको बताएगी? धारा को, प्रवाहित धारा को बताती है। तो यहां पर किसका पूछा है? मध्यमा उंगली का पूछा है। मध्यमा एफ बी आई, फातिमा बीबी आई, फोर्स चुंबकीय क्षेत्र और धारा, ये किसको बताती है भाई? धारा को। किसकी बताती है? धारा को बताती है। सी विद्युत धारा की दिशा। अगला प्रश्न, प्रश्न कह रहा है विद्युत फ्यूज बनाने के लिए किस प्रकार की मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है जिसका गलनांक बहुत अधिक हो, जिसका गलनांक बहुत कम हो? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की ऐसा इकाई क्या होती है? तीव्रता की इकाई क्या होती है? वो होती है टेस्ला। अब मोड़ेंगे केस्ला। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। किसका होता है? विद्युत धारा का। वोल्ट किसका होता है? विद्युत विभव का। विद्युत विभव का वोल्ट होता है। आगे ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। किसका होता है जी? प्रतिरोध का। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न। थैंक यू। ओके, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।